हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो फरवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। इसमें हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। उसके अंदर हमने पाँच वीडियोस जो हैं वो तो प्रादेशिक परिदृश्य तक पढ़े थे, और जो छठा वीडियो था उसके अंदर हमने जो हमारे अदर फैक्ट्स होते हैं जिसमें हम पुरस्कार, सम्मान, खेल खिलाड़ी वगैरह और अपॉइंटमेंट्स और जो भी पोर्टल्स लॉन्च होते हैं, ऐप लॉन्च होते हैं, जो सरकारी योजनाएँ हैं उनके ऊपर ये सारा वीडियो था जो कि हमने कल देखा था। उसी की कंटिन्यूटी में आज एक दूसरा वीडियो है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हम जो है इस मैगज़ीन को जो है लास्ट तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो 10-15 मिनट का वीडियो कल और एक अपलोड कर देंगे, अगर नहीं हो पाता है तो अगर आपको इस मैगज़ीन का PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RIS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इस मैगज़ीन का प्लस जो अदर मैगज़ीन्स आई हैं अब तक जो जिनका एनालिसिस हमने किया है उन सब के PDF आपको अवेलेबल में हो जाएंगे। उसके अलावा जो RIS से रिलेटेड बुक्स हैं, मेरे द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे अपना सजेशन दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप जो है हमें बता सकते हैं। जितना हो सकेगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फैक्ट्स को। तो आज देखिए हमें सबसे पहले पढ़ना है पोर्टल और ऐप्स। पोर्टल और ऐप में एक ही पोर्टल के बारे में यहाँ पर न्यूज़ है जिसको हम कहते हैं नवोन्मेष पोर्टल, जिसको नवोन्मेष का मतलब होता है इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन पोर्टल, ठीक है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने जो इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो जनवरी में ही लॉन्च कर दिया था। फरवरी की तो मैगजीन अपन पढ़ ही रहे हैं, तो जनवरी में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये जो है इसको डेवलप किसने किया है, इस पोर्टल को बनाया किसने है? तो इसको बनाया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। इसके द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। अब देखिए इसमें होगा क्या, बेसिक बातें यही है कि हमारे देश में नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। इनोवेशन समझते हैं हम सभी कि जब हम किसी नई चीज़ को इनोवेट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्क्रैच से किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम जो है नवोन्मेष या फिर इनोवेशन कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति जो है नवोन्मेष वगैरह करते हैं उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या फिर उसके अंदर और क्या क्या जो है रिसर्च हो चुका है, तो उस चीज़ की सारी डिटेल्स जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पोर्टल पर सब व्यक्तियों को मिल सके, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय नवोन्मेष पोर्टल पर वर्तमान में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य को कवर करते हुए देश के आम लोगों के लगभग 1.15 लाख नवाचारों का जो है ब्यौरा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप आज सोचें कैलकुलेटर का इनोवेशन कर लेता हूँ और पता चला कैलकुलेटर तो पहले से ही इनोवेट हो चुका है। तो इसका ब्यौरा जो है, मजाक कर रही हूँ मैं, इसका ब्यौरा पहले से ही यहाँ पर होगा कि भाई कितने नवाचार जो है हो चुके हैं, क्या क्या उसमें प्रगति हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। वर्तमान में इसमें ऊर्जा, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू फला जो चीज़ें हैं उनके नवाचारों को, विषयों को कवर किया गया है। ये अपने लिए किसी काम का नहीं है, वैसे पोर्टल के बारे में ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं ये अपने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। ये जो मंत्रालय है यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, इसके अंतर्गत जो है कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, कई सारे मतलब 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, और एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर, इन डिपार्टमेंट्स यानी विभागों के अंदर भी कई सारे स्वायत्त शासी जो कहते हैं ना संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस है। उनके नाम आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन हाँ ये मोटा मोटी चीज़ जो है ना वो पता होना चाहिए आपको कि भाई ये मंत्रालय है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, ताकि आपको योजना पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये योजना जो है किस मंत्रालय की या किस डिपार्टमेंट की योजना है, ठीक है। क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो छोटी चीज़ें होती हैं, हम अक्सर जो है रटने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो है किसी चीज़ को अगर आपको याद नहीं होता है तो उसको जड़ से समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से इसका जो है पूरी चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो हम जब मंत्रालय पढ़ें तो मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं सिर्फ आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रटने बैठ जाए अपन तो कि भाई इतने सारे डिपार्टमेंट्स है कौन याद करेगा, नहीं, अपने को तो एग्जाम में टिक लगाना है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, बस इतना ही आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मंत्री हैं, मंत्रालय कौन सा है, मंत्री कौन है इसके, ये आपको पता होना चाहिए, और इनकी जो मुख्य योजनाएं हैं, पोर्टल्स हैं, वो भी अपने को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मेला महोत्सव प्रदर्शनी। तो मेले में पहला मेला है तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये मेला कहाँ लगता है। देखिए तोशाली जो है ये आपका, आपने कलिंग किंगडम का नाम सुना होगा, कलिंग साम्राज्य, ठीक है। कलिंग कहाँ था?
अशोक का याद कीजिए, पूरा अशोका पिक्चर ही याद कर लो। उसके अंदर था कि जो है कौरवों की कहाँ की थी, कलिंग की तो थी। तो जो उड़ीसा जो साम्राज्य है वहाँ पर था कलिंग, ठीक है। उसी का एक शहर था तोशाली, यानी कि कलिंग साम्राज्य की राजधानी था तोशाली, ठीक है। अब याद रह जाएगा। तो ये जो है उड़ीसा जो है उड़ीसा के अंदर जो है आपका तोशाली है, यानी कि ये मेला कहाँ का होगा, उड़ीसा का, ठीक है। यहाँ देख लीजिए। अब ये क्या है, एक शिल्प मेला है, यानी कि वही हथकरघा उद्योग और फला फला जो बातें होती है वही चीज़ें। अब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, पता चल जाएगा कि ये मेला कहाँ का है। तो आपका ये जो मेला है उड़ीसा का है, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये जो है आपका मणिपुर का है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो फेस्टिवल है ये मणिपुर का है। मणिपुर में जो सेनापति ज़िला जो है वहाँ पर चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है उसको आयोजित किया गया है। यह ज़िले में गुलाबी मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। पिंक सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। एक पौधा जो जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है, जापानी पौधा है, ठीक है। और इसके अलावा तो इसमें हाँ, मणिपुर सरकार वर्ष 2017 से प्रति वर्ष इस त्यौहार का आयोजन करती आ रही है। इस त्यौहार का चौथा संस्करण ये जो है अभी मनाया गया है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं योजनाओं पे। योजनाएं कार्यक्रम और पहल, यानी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जो इस बार न्यूज़ में रही है। तो इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका जो तीसरा चरण है, ठीक है, इससे पहले 2 चरण आए होंगे इसका मतलब। तो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ये आपको हिंदी में भी नाम दिखेगा, PMKVY योजना। तो इसका जो पहला चरण था इसको 1.0 कहा गया, सेकंड वाले को 2.0 कहा गया और थर्ड वाले को जाहिर है 3.0 कहेंगे, ठीक है। तो इसकी जो तीसरी योजना जो है इस योजना का जो तीसरा चरण है वो अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी के अंदर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड रहेगा 2020 से 2021, ठीक है। अब इसमें किया क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो है कौशल विकास का नाम आ रहा है। तो कौशल आप जानते हैं स्किल बढ़ाएंगे लोगों में, ठीक है। तो स्कूलों में तो स्किल सिखा नहीं सकते, स्कूलों में तो पाप लग जाएगा स्किल सिखाएंगे तो अब जो है बाद में जो स्किल जो है, जो आदमी आधा वृद्ध वयोवृद्ध हो जाता है तब उसको स्किल सिखाई जाएगी ताकि उसको नौकरी मिल सके, ठीक है। मेरे सटायर को आप समझ रहे होंगे। तो ये जो है 3.0 जो इसका योजना है, यानी कि थर्ड जो चरण है, इसको स्टार्ट किया गया है और इसके अंदर जो है 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना जो है वो की गई है। इसका टाइम पीरियड है 2020 से 2021, ठीक है। इसका बजट याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 948.90 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर परिव्यय जो है वो अनुमानित है, ठीक है। तो हाँ, और इसको जो है पूरे जो 600 ज़िले हैं अपने वहाँ पर जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा। अब ये जो स्किल इंडिया योजना है इसको लागू कब किया गया था, तो 2015 में ये योजना आई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था। 15 जुलाई 2015 को जो है ये स्किल इंडिया मिशन जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मकसद क्या था कि जो हमारा देश है उसको कौशल राजधानी बनाने का दृष्टिकोण से उसने जो है इसको डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंसेस। तो देखिए सबसे पहले है लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए राज्यों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। अब ये सम्मेलन काम का नहीं है, लेकिन मैं ये बता देती हूँ लॉजिस्टिक्स किसको कहते हैं। देखिए लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि किसी भी सामान की, जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी फैसिलिटी का जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जो है ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे सके, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कई सारे जो देश होते हैं, जैसे कि भारत है, भारत ने कई देशों के साथ में जब एग्रीमेंट करता है तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट करता है। जैसे मान लीजिए अरब सागर के अंदर जो है उसने USA के साथ में कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट का एग्रीमेंट किया। इसका अर्थ क्या होगा कि अगर मान लीजिए अरब सागर के अंदर अमेरिका के कुछ जहाज़ हैं, ठीक है, तो भारत जो है उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। यानी कि मान लीजिए कभी फ्यूल ख़त्म हो गया, कोई टेक्नोलॉजी उनको उस समय चाहिए होगी, तो वो सब का सपोर्ट भारत उसको देगा। और ऐसा वाइस वर्सा भारत के लिए भी कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए भारत इंडोनेशिया या फिलीपींस के साथ में कोई समझौता इस तरीके का करता है या वियतनाम के साथ करता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि हमें अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि आवागमन का कोई साधन हमको चाहिए होगा, कोई आपकी सीमा से हमें कोई सामान मंगाना होगा, तो उसका सपोर्ट आप हमको देंगे, उसी को लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी का जो है इसका एक सम्मेलन हुआ है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश और हमारे राज्यों के बीच में हुआ है। तो ये हम इतना ज़्यादा काम का नहीं है, बस लॉजिस्टिक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय क्या होता है। प्रवासी भारतीय का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश से जो लोग हैं, हमारे देश के ही लोग हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले जो है भारत से
ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है कई देशों में जो है उनको लेबरर्स के रूप में ले जाया गया था, मजदूरों के रूप में ले जाया गया था, जिसको हम कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। उसके रूप में जो है उनको दूसरे देशों के अंदर ले जाया गया था। तो क्यों ले जाया गया था? एक लेबरर के रूप में, ठीक है, मजदूर के रूप में, ताकि वो वहाँ के प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती है, जैसे शुगर केन है और ये जो रबर और टी प्लांटेशन है, वहाँ के खेतों में जो है इनसे काम करवाया जा सके, इसलिए इनको जो है यहाँ से उठा करके ले जाया गया था। कहाँ कहाँ ले जाया गया था? तो देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर ले जाया गया, मॉरिशस, फिजी और सूरीनाम, इस प्रकार के जो देश है, कैरिबियन आइलैंड्स, यहाँ पर जो है इनको ले जाया गया था। अब इनके साथ में उस समय एक एग्रीमेंट हुआ करता था, ठीक है, एग्रीमेंट के आधार पर इनको ले जाके वहाँ पर छोड़ा गया था। अब ये लोग क्या, उस एग्रीमेंट को जो है इन्होंने उस एग्रीमेंट का नाम बदल के ये लोग बोलते थे गिरमिटिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये प्रवासी भारतीय अभी भी बसे हुए हैं, इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी या मतलब जितनी भी पीढ़ियाँ हैं अब आ चुकी होंगी, पहली वाली पीढ़ी तो मर चुकी होगी अब तक मेरे हिसाब से। तो ये जो है इनको जो है अभी भी जो है गिरमिटिया कहा जाता है, ठीक है। इन देशों को भी गिरमिटिया देश कहा जाता है, ठीक। तो ये एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे, इसीलिए जो है इनको गिरमिटिया भी कहा जाता है। तो इनको जो है इनको सम्मान देने के लिए जो है हमारे यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस या सम्मेलन जो है वो आयोजित हर साल किया जाता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, ये क्वेश्चन आया था किसी एग्ज़ाम में, मुझे जहाँ तक ध्यान है तो आरएस का ही कोई एग्ज़ाम था 2012 का या 13 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 9 जनवरी 1983 को जो है जो महात्मा गांधी है वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस दिवस को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी जो है ये आपको ध्यान में रखना है, 9 जनवरी को जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके अंतर्गत जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसको वर्चुअली ही मनाया गया है। इस बार का टाइटल क्या है? इस बार का टाइटल है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसका टाइटल है। इस बार वाले के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो कौन रहे हैं? सूरीनाम के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद, क्या नाम है, संतोखी, ठीक है। इनको जो है इस बार का क्या बनाया गया है, जो सम्मेलन का जो मुख्य अतिथि है वो ये रहे हैं। सूरीनाम कहाँ है? तो ये थोड़ा देख लेते हैं। ये आपने साउथ अमेरिका देखा होगा, ये हमारा साउथ अमेरिका है। यहाँ पर आपको पता है यहाँ से आता है आपका मेक्सिको, यहाँ है पनामा के पास में आता है कोलंबिया देश के पास में आता है वेनेजुएला तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आता है गुयाना के पास में आता है छोटा सा यहाँ पर सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम। और क्या नाम था, पैरामेरिबो जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। सूरीनाम यहाँ पर है, ये आपको ध्यान में रखना है, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। थोड़ा ज्योग्राफी भी जो है कवर करते चलें, काम ही आएगा। फिर है देखिए इस सम्मेलन के अंदर जो हुआ है इसको छोड़िए, उसके बाद में इसमें जो है पुरस्कार दिए गए हैं प्रवासी भारतीयों को। सो इसमें जो सम्मान वगैरह दिए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, किसको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं इतना याद रहेगा भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो प्रारंभ क्या है? ये स्टार्टअप इंडिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। प्रारंभ क्या है? स्टार्टअप इंडिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन जो है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के जो उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग जो है उसने इसका जो है आयोजन किया था। अब इसमें क्या क्या है, तो आपको ये चीज़ पता है कि 2016 के अंदर जो है स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जो है इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो अभी जो है इसमें ये जो प्रारंभ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इसके अंदर और घोषणाएं की गई है कि स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए, स्टार्टअप क्या होता है कि कोई अगर व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जोर इसी पर है, आत्मनिर्भर बनो, खुद का बिजनेस खुद करो, स्वयं रोजगार देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। तो उसी को स्टार्टअप कहते हैं कि अपना स्टार्टअप खुद बनाइए, आप नया स्टार्टअप लगाइए। तो उसमें सरकार भी जो है कुछ सहायता करती है। तो इसमें अभी सरकार ने घोषणा की है कि 1000 करोड़ के स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड जो है उसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर की है। और इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो उसमें ये लोग क्या चाहते हैं कि जो बाहर के जो देश के जो व्यापारी लोग हैं वो यहाँ पर हमारे एक तरीके से इन्वेस्टर बने। आपने एक नाम और सुना होगा, एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, हालांकि उसका जो है उसके क्वेश्चंस जो है हमारे इसमें आरएस मेंस के अंदर भी आते हैं कि एंजल इन्वेस्टर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ तो ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है जो कि है दूसरे स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसी को एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अगर वो कुछ सीमा से अधिक इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा कुछ सीमा से अधिक लगाता है तो उसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगाया जाता है। तो हाँ, तो इसमें तो देखिए स्टार्टअप इंडिया जो योजना है उसके अंदर अभी इन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ के जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है उसकी घोषणा की गई है।
और सम्मेलन का मुख्य फोकस जो है वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व के देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, और 2016 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020। अब देखिए, मैं जब आपको पढ़ा रही थी, जब हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मैंने उसमें मंत्रालय भी बताया था आपको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी है हमारे पास में। तो कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके मंत्री भी पता होने चाहिए, उनके डिपार्टमेंट भी पता होने चाहिए। एक तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो मंत्रालय है वो आपका है HRD मिनिस्ट्री, जिसका भी नाम बदल करके इन्होंने वापस से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। ठीक है, तो इनके द्वारा अगर कोई पोर्टल लॉन्च होता है, कोई योजना लॉन्च होती है या कोई सम्मेलन होता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि यही जो है चर्चा में चलते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं, जिनको रमेश पोखरियाल निशंक जो है उनका पूरा नाम है, वो इसके मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडुकॉन जो है उसको EDUCON, ठीक है, इसको जो है इस सम्मेलन का जो है शुभारंभ किया है। इस सम्मेलन को जो है आपका GERA यानी कि गेरा यानी कि ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन और जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, इनके द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया है। इसका जो टॉपिक है यानी कि जो इसका क्या कहते हैं उसको थीम है, वो है इन्विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। वैश्विक शांति को साकार करने के लिए युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, बड़ा ही भारी इसका थीम है। फिर आगे देखिए, यह सम्मेलन भारत में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। यहाँ दुनिया भर के छात्र भारत में समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना को तलाशने को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। ठीक है, चर्चाएं की जाएगी कि कैसे जो है शिक्षा के अंदर और संभावनाओं को, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में संभावनाओं को तलाशा जाए। नेक्स्ट, यह है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री और फेस्टिवल। ठीक है, इसके अंदर आप जानते हैं, नाम से ही सिद्ध है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में जानकारी देना। जो बच्चे या जो भी युवा लोग हैं जो कि 18 ईयर्स अबव हो चुके हैं, जो कि वोट देने का अधिकार रखते हैं, तो उनके साथ में जो है वार्तालाप वगैरह करना, उनको जागरूक करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई हैं। तो इसका जो विचार है वो 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात के संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था। ठीक है, और इस विचार से प्रेरणा लेते हुए पहला जो है आपका नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल जो है, इसको नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजे एवं नीति में योगदान दे विषय के साथ 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 तक जो है इसको आयोजित किया गया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है आपको पता ही है। जो हमारे राष्ट्रीय जो युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जो है उनकी जयंती के अवसर पर जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है इसमें क्या कहा गया है, इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ साथ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का भी आयोजन किया गया। 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन वर्चुअल रूप से जो है वो किया गया है। युवा उत्साह नए भारत का ये जो है इसका विषय रहा है। और इनमें जो है इन्होंने क्या कहा है कि उल्लेखनीय है कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है जो मैंने आपको पढ़ाई है वही आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे लिए एग्री इंडिया हैकाथॉन। ये जो है सबसे बड़ा जो है आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है इसको भी लॉन्च किया है। और ये कृषि के क्षेत्र में नवाचारों में तेज़ी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम जो है इसको बनाया गया है। किसको? एग्री इंडिया हैकाथॉन को। ठीक है, और इसमें जो होगा एग्री इंडिया हैकाथॉन का आयोजन जो है हमारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग एवं पूसा कृषि ICAR/ICRI द्वारा 60 दिनों तक जो है इसको किया जाएगा। इस हैकाथॉन का आयोजन 60 दिनों तक रहेगा और विभिन्न फोकस क्षेत्रों में 24 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को 1 लाख रुपए तक का जो है नगद पुरस्कार भी इसके अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ये है आपका NCAVES यानी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इस परियोजना की जो अभी शुरुआत की गई है। NCAVES इंडिया फोरम 2021 का आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और जो है आपका और 28 जनवरी 2021 को लाइव सत्रों के साथ एक आभासी रूप में जो यानी वर्चुअल रूप में जो इसका आयोजन किया गया है। इसके अंदर देखिए यूरोपीय संघ के प्राकृतिक
2017 में यूरोपीय संघ ने प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में NCAVES कहा गया है, उसको हिंदी में कहा गया है प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन। तो इस नामक एक परियोजना की शुरुआत की थी, किसने की थी? 2017 में यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है। यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित जो NCAVES परियोजना है, इसको संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से जो है वो लागू किया गया है। इन सारे विभागों के द्वारा जो इसको लागू किया गया है। भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 देशों में से एक देश है। अन्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको। इसके अलावा 5वां देश कौन सा है? भारत है। इस परियोजना से क्या होगा कि राष्ट्रों को पर्यावरण आर्थिक लेखांकन, विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन, इसको इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम तंत्र लेखांकन पर ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करना, ताकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित है NCAVES। हो सकता है UPSC में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि NCAVES के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित है, ये भी पता होना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021। तो इसमें देखिए क्या किया गया है। इसका आयोजन जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि जिसको CSIR NPL नई दिल्ली के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और इसके अंदर देखिए राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, इसका ये थीम था। और इसमें जो है आपका ये होता है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य, यानी भारतीय, इसको इंग्लिश में भी ये कहा गया है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल क्या है? तो देखिए ये भारतीय मानक समय जो होता है उसका सबसे अच्छा एकदम एक्यूरेट तरीके से आपको मापदंड देता है, टाइम जो होता है उसको कैलकुलेट करता है। ये 2.8 नैनो सेकेंड का सटीकता के साथ परिणाम जो है वो देता है। और भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और क्या लिखा है, मापांकन में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला यह नज़दीकी परिवेश की वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी। यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड माप होते हैं, मेजर्स होते हैं, उसमें जो चीज़ें नई हुई है वो इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। जैसे कि एक तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और एक भारतीय निर्देशक द्रव्य, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो ही जाती है। नेक्स्ट देखिए, चर्चित संस्था एवं संगठन स्टार्टअप सलाहकार परिषद। तो देखिए स्टार्टअप सलाहकार परिषद जो है उसमें अभी 28 गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया गया है, यानी उनको ज्वाइनिंग दी गई है। तो आप इसके अंदर नाम याद मत रखिएगा बिल्कुल से, थोड़ा सा ये जानेंगे कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद क्या है। स्टार्टअप के बारे में हमने पढ़ लिया, 2016 के अंदर स्टार्टअप योजना जो है लागू की गई थी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। उसी के अंदर सलाहकार परिषद भी बनाई गई बाद में, जो एडवाइजरी, एक तरीके से एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अभी देखिए उसके संस्थापक का नाम आप थोड़ा सा आपको याद भी हो जाएगा मेरे को लगता है। इस परिषद में जो है बायजूस के जो संस्थापक है, बायजूस आपने ऐप सुना होगा ना, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, तो उसके जो संस्थापक है बायजूस, क्या नाम है इनका, बायजू रविंद्रन। ठीक है, वो जो है इसमें सदस्य के रूप में इनका जो है नाम इसमें शामिल किया गया है। तो हालांकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं हम, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप के अनुकूल एक बेहतर माहौल विकसित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर परामर्श देने के लिए 21 जनवरी 2020 को स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया था। ठीक है, 21 जनवरी 2020 को ही इसका गठन हुआ था। इसका उद्देश्य सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। बस इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए गैवी का मतलब क्या है। तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनको टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित जो ये गैवी है उसके बोर्ड में बतौर सदस्य के रूप में नामित किया गया। यानी कि जो ग्लोबल अलायंसेस में जो बोर्ड है उसके मेंबर के रूप में हमारे जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको नामित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, जिसको हम यहाँ लिखा गया है SEARO, पश्चिम एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय, निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर करेंगे।
इनका जो कार्यकाल है वो 2021 से 2023 तक का रहेगा। और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिंत हदवे कर रहे थे। ठीक है, पहले ये कर रहे थे और अब हमारे इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको इसका प्रतिनिधित्व मिला है। अब देखिए ये जो गैवी योजना है ये आखिरकार है क्या? तो ये जितने भी गरीब देश है वहाँ तक टीकाकरण को पहुँचाने के लिए जो है एक वैश्विक साझेदारी है। ठीक है, विश्व के सारे देश मिलकर के एक अलायंस बनाया है ताकि जो गरीब देश है उनको हेल्प कर सकें। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और गैवी जो है इसने विश्व के सबसे गरीब देशों में 82.2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया है। वर्तमान में डॉक्टर नगोजी ओकोजो और आगे क्या लिखा है, एविनला लिखा है, ये इस बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, मुझे पता है मैगज़ीन जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है क्योंकि स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हुई है इस बार भी। कोई बात नहीं, इस बार की तो आधे से ज़्यादा पढ़ ली है, थोड़ी सी और बची है। नेक्स्ट वाली मैगज़ीन जो है उसका थोड़ा ढंग से PDF तैयार किया जाएगा, कोशिश पूरी रहेगी। स्कैनिंग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो ही जाती है इसमें। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया होगा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समिति, आयोग और कार्यबल पैनल, जिसका नाम है जिसमें जो है पहला आर्टिकल है RP तिवारी समिति। तो RP तिवारी समिति जो है आपने पढ़ा होगा, CET सरकार ने जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, सरकार कहती है कि अब हम जो है CET लाएंगे, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे। यानी कि अब हम जो जितने भी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं ना और उसके लिए अलग अलग कोचिंग करते हैं, तो उसकी कोचिंग्स को ख़त्म करने के लिए और बच्चों की परेशानी को ख़त्म करने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे। यानी कि आप एक एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और उसमें आप भर दीजिए कि हमको कौन सा कॉलेज में और किस में एडमिशन चाहिए, तो उसमें आपके मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस या जो भी बातें होनी चाहिए, उसके लिए एक UGC के द्वारा जो है उसके जो कुलपति हैं RP तिवारी जी, उनकी अध्यक्षता में जो है एक 7 सदस्यीय समिति का जो है उसको बनाया गया है। तो ये थोड़ी सलाह मशवरा करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ों को जो है करा जाए। ये लद्दाख वाला है, ये किसी काम का नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो छोड़ने वाली चीज़ है उसको कट कर दिया कीजिए, वो किसी काम का नहीं होता है। जैसे अब ये है तो इतने सारे मेंबर नहीं रटने हैं, उनको काट दीजिए। सेकंड रिवीजन जब आप मैगजीन का करें तो इन चीज़ों को देखना ही नहीं है, जो पढ़ाया गया है उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हमारा वीडियो जो है 20-25 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो एक वीडियो और बना देंगे तो इसको जो है हम कंप्लीट कर देंगे पूरी मैगजीन को, जितने भी फैक्ट्स सब क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।